मधुर भाषा संस्कृतम् मृदुल भाषा संस्कृतम् मृदुल मधुर मनोहरामृत तुल्य भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और हम पिछले कई लेक्चर से संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाया जाता है, हिंदी के वाक्य को संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, उसके क्या नियम हैं, अनुवाद के अंक कितने होते हैं। तो आपको ट्रांसलेट का मीनिंग तो पता चल गया। किसी भी दूसरी भाषा में बदलते हैं तो उसे ट्रांसलेट कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने नियम हैं और उन नियमों को जानने के लिए हमें व्याकरण के नियमों को जानना आवश्यक है। आपने पिछले लेक्चर में जाना 3 लिंग, ठीक है, जिसे हम पढ़ चुके हैं। 3 वचन, आपको पता है स्टूडेंट्स, संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें द्विवचन होता है। अन्य भाषाओं की ओर अगर जाकर देखो तो इंग्लिश में आपको सिंगुलर प्लूरल मिलेगा, पंजाबी एक वचन बहुवचन मिलेगा, हिंदी में भी एक वचन बहुवचन। केवल संस्कृत भाषा में द्विवचन रखा गया है। एक वचन एक संख्या को बताता है, द्विवचन 2 संख्या और बहुवचन यानी बहुत सी संख्या को बताता है। उसके बाद हमने 3 पुरुष पढ़े, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना अनुवाद बनाना बहुत कठिन कार्य है। 3 पुरुष, इसे आपने ऐसे याद रखा था जैसे आप इंग्लिश में करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उसके डिफरेंस को जानना है, संस्कृत के साथ कहाँ पे सिमिलैरिटी है, कहाँ पे आपको समानता और कहाँ पर असमानता याद करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। कारक विभक्तियां आपने जानी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे तो इस प्रकार इन विभक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है, किसी वाक्य को देखकर हम कैसे बता दें यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है या कई अन्य विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धातु रूप, पिछली क्लास में आपने धातु रूप के बारे में पढ़ा कि जैसे पठती, लिखती, गच्छति, चलती, हसती, तो इन सब में क्या है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु यानी रूट वर्ब कहते हैं। वर्ब जैसे आप इंग्लिश में यूज करते हो ना, तो यहाँ पर उसे धातु रूप यानी क्रिया कहते हैं। और आज एंड यानी अनुवाद का आखिरी अंग है लकार, जिसे काल यानी कि जो समय को सूचित करे, और जानेंगे इसको डिटेल में। तो स्टूडेंट्स अपने नोटबुक और पेन साथ रखिए, साथ साथ ग्रामर के नोट्स बनाते रहिए। जहां आपको मुश्किल आए आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना समझ आ रहा है और क्या चीज मुश्किल लग रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लकार को जानेंगे, जिसे टेंसेस जैसे आप इंग्लिश में यूज करते हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना, तो यहाँ पर भी यही वही चीज है, पर कैसे याद रखेंगे तो यह टेक्निक जाननी बहुत जरूरी है। तो देखिए लकार, टेंसेस और मोड जिसे कहते हैं, क्रिया के काल को, काल आप समझ सकते हैं ना, समय जिसे कहते हो, तो उसे हम कहते हैं लकार कहते हैं। और देखो 3 समय हैं, जैसे आप हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में करते हो, तो यहाँ पर भी वही है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल की अतिरिक्त यहाँ पर और भी चीज है। विभिन्न लकारों से हमें क्या पता चलता है, आज्ञा, इच्छा, प्रार्थना, निमंत्रण आदि का भी अर्थ बोध होता है। अर्थात आज्ञा देने के लिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए, प्रार्थना आदि के लिए भी संस्कृत में भिन्न भिन्न लकारों का प्रयोग होता है। 3 तो हो गया आपके लकार समय को बताने वाले, उसके अलावा कौन से लकार हैं, क्या पहचान है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप संस्कृत में कुल जो है 10 लकार कहे गए हैं, लट, लिट, लुट, लरिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्हीं आप देखिए ल से ही है ना सभी स्टार्ट, चेक कीजिए एक बार, देखिए ल से आरंभ होने के कारण ये लकार कहलाते हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन हुई। और अब हम देखते हैं संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं, जिसे आप वर्ब कहते हो ना, धातुओं को काल और अवस्था के आधार पर 10 लकारों में विभक्त किया गया है, परंतु 5 लकारों में इसका मेन प्रयोग किया जाता है। वो कौन से लकार हैं, लकारों के क्या रूप हैं, आप देखिए प्रत्येक लकार में क्या होगा, 3 पुरुष मिलेंगे। प्रथम पुरुष जिसे आपने मध्यम और उत्तम, जिसे आपने पिछली कक्षा में जाना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आपको पुरुष पता होना चाहिए, मध्यम में कौन है, उत्तम में कौन है और प्रथम में कौन है। और 3 वचन है, ये भी आपने किया, एक संख्या बताने वाला एक वचन, द्विवचन 2 संख्या और बहुवचन यानी 2 से अधिक संख्या को बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो आप इनको गिनकर देखिए तो कितने रूप बने, 9 रूप बने। अब आप एक बार सोचिए स्टूडेंट्स, अगर ये 9 रूप हैं तो क्या हम प्रत्येक वाक्य में जब हम पठती लगा देते हैं, कोई भी वाक्य आता है ना स्टूडेंट्स,
क्या करते हैं हम, पठती, गच्छति, लिखती एक ही बना देते हो। तो आप खुद सोचिए, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो जब ये 9 रूप है तो इनकी 9 जगह अलग अलग जगह प्रयोग होगा ना। अगर एक ही जगह आप पठती, पठती, लिखती इसी क्रम में चला देंगे तो फिर वाक्य निर्माण शुद्ध कैसे होगा। इसी चीज को हमने यहाँ लेक्चर में जाना है, इसलिए साथ साथ आपके नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। तो देखिए, एक लकार में कितने रूप हुए, 9। और उन्होंने कहा कि है तो 10 मुख्य, परंतु उनमें से भी हमें 5 लकारों का ही मेन रोल रहता है। और उसमें प्रत्येक धातु आप मिला लीजिए, कितने रूप हो गए टोटल, 45 रूप, यानी 45। इनका प्रयोग अलग अलग जगह पे किस तरह से किया जाता है वो हम देखेंगे। तो अब देखिए, अनुवाद का जो सबसे बड़ा सामान्य नियम है उसमें क्या करते हैं, कर्ता का क्रिया से संबंध होता है। आप इसे सब्जेक्ट कहते हो और क्रिया माने वर्ब, जैसे आप इंग्लिश में यूज करते हो सेम आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। कर्ता एक है तो क्रिया का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर 2 हैं, 2 लोग हैं तो भी क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। 3 है, ज्यादा है, तो यानी जो कर्ता होगा, ठीक है, तो उसके अनुसार क्रिया प्रभावित होगी। तो देखिए क्या नियम है, कहते 3 पुरुष हैं, 3 वचन हैं, तो यानी कर्ता के कितने रूप हो गए, 9 रूप हो गए हैं। क्रिया के प्रत्येक लकार में भी 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं, तो यानी वही रूप है जिस पुरुष और वचन का कर्ता। यानी अगर प्रथम पुरुष का है तो आपको प्रथम पुरुष का ही क्रिया लगानी है। अगर ये मान लो ये प्रथम पुरुष का कर्ता है आपका, ठीक। अब आपको कर्ता पिछले लेक्चर में बता दिया गया है, आप थोड़ा पिछला जाकर उसमें देख सकते हैं और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो पिछले लेक्चर आपको डाल दिए जाएंगे, ठीक है। कर्ता ने, कर्ता अगर प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष की ही आपको क्रिया का प्रयोग करना है। और अगर आपका कर्ता क्या है, मध्यम पुरुष का है, और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, मध्यम और उत्तम पुरुष को अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो बाकी जितना है वो आपका प्रथम पुरुष में ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे था, अब यहाँ पे तू और तुम दो, इन सब की बात करते हैं हम, ठीक है। उत्तम पुरुष नाम से ही स्पष्ट है, श्रेष्ठ यानी कि मैं, हम दो, हम सब, अपने आप को स्वयं श्रेष्ठ ही कहते हैं। तो इस तरीके से याद रखिए, कुछ हिंट अपने दिमाग में बनाकर रखने पड़ेंगे। तो जो करता है, मान लो उत्तम पुरुष का है, यहाँ पे आप देखिए अहम होता है मैं के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसकी क्रिया अगर आप लिखती लिख दोगे फिर तो गलत हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। आपने कर्ता को देखकर क्रिया का निर्माण करना है। अब जैसे मैंने यहाँ का त्वम, ठीक है, तो यहाँ पर अब त्वम से क्या होगा, देखिए अगर मैंने यहाँ पर पठती लगा दिया तो ये गलत है। अगर लट लकार की बात कर रही हूं तो पटसी लगेगा, ठीक है। इस चीज को जानना जरूरी है जो हम लेक्चर में जानेंगे अभी, ठीक है। तो उसी प्रकार का पुरुष, जिस प्रकार का पुरुष है उसी प्रकार का क्रिया का प्रयोग करना है। ये नहीं कि त्वम देख के आप पठती लगा रहे हो, हम देख के भी पठती लगा रहे हो, तो ये गलत है, ठीक है। लकारों की पहचान भी जानेंगे हम। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें विशेष हमें क्या पता चला है कि जहां पर यहाँ पर लिंग भेद का कोई प्रभाव धातु रूप पर नहीं पड़ता है। कैसे, उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे पुल्लिंग का वाक्य है, बालक बात कर ली, राम, देव, कृष्ण, मोहन, अनेक नाम पुल्लिंग के। और स्त्रीलिंग में बालिका, लता, सीता, गीता, रीटा, कविता, शाखा, जो मर्जी आप कर लीजिए, ठीक है। नपुंसक लिंग फलम, जलम, पुस्तकम, वनम, मित्रम, ठीक। तो समान धातु रूप का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण से समझते हैं इसको, जैसे का बालकः पतति, अब ये पुल्लिंग था ना, यहाँ भी सेम प्रयोग हुआ। आप चेक कीजिए, तीनों वाक्य बालिका पतति, पत्रम पतति, इन तीनों वाक्यों में एक ही प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पर ये आपका पुल्लिंग था, ठीक है। और अगले वाक्य में आपका क्या बना, ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये आपका स्त्रीलिंग है और पत्रम आपका क्या है, नपुंसकलिंग। यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए तीनों में आपने पतति का प्रयोग किया, पतति माने गिरना, बालक गिरता है, बालिका गिरती है, पत्ता गिरता है, तो यानी इसका कोई प्रभाव, देखिए यहाँ पे रूल देख लीजिए, ठीक है। लिंग भेद का कोई प्रभाव धातु रूप पे नहीं पड़ता है। संख्या का प्रभाव पड़ेगा, पुरुष का प्रभाव पड़ेगा। जब भी आप वाक्य निर्माण करें तो आपको संख्या चेक करनी है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, कौन सा है, ठीक। दूसरी चीज आपको पता चलनी चाहिए कि पुरुष प्रथम, मध्यम, उत्तम है, तो उसके आधार पे आप करोगे। तीसरा, उस वाक्य की आप पहचान करोगे, क्या यह
वाक्य किस लकार का है। तो यानी कि यहाँ पर लकार की पहचान, पांचों लकार कहीं है तो अलग अलग है, ये नहीं कि सब में आप लट लकार का ही प्रयोग कर देंगे। वाक्य को सुनिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद आप देखेंगे कि कौन से लकार का वाक्य है, उसके अनुसार ही बनाएं। तो यहाँ पर एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बाल कऊ, दो बालक संख्या होगी, बालिके दो बालिकाएं और पत्रे माने दो पत्ते। अब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्रिया पे क्योंकि संख्या दो थी, तो इसने क्या किया, अब आप पद धातु चला लो, जैसे पठती पठता पठंती चलती है, सेम वैसे चलाएंगे, पतती पततः पतंती। तो दो बालक गिरते हैं तो यहाँ बना दिए बालकौ पततः, बालिके पततः, पत्रे पततः। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ शब्द रूपों को आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिना शब्द रूपों को याद किए आप वाक्य निर्माण नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए, एक चीज है रटा मारना, एक होता है समझना। और आप जानते हैं रटने वाली चीज ज्यादा देर तक दिमाग में नहीं रहती और समझने वाली चीज आप बहुत देर तक याद रख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, साथ साथ आपको मैंने आपको यहाँ बताया था कम से कम एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए आपको तद का पुल्लिंग शब्द रूप, जिससे हमने राम देव कृष्ण कितने शब्द रूप बनाए थे, ठीक है। और नपुंसक लिंग में तो सिर्फ प्रथम दो पंक्तियां ही अलग होती है, वो सारा पुल्लिंग के तरह चलता है। और उसके अलावा तद का स्त्रीलिंग, ये सिर्फ आपको दो तीन शब्द रूप बता रहे हैं, उसके अलावा कुछ दो तीन और भी करने पड़ेंगे, परंतु अगर आप इनको कर लेते हैं तो वाक्य निर्माण बहुत हद तक आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बाल कहा पतंती, अब बालक की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। राम रामो रामः, यहाँ पे भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बहुवचन की विशेषता, वहां पे विसर्गी आएगा, बालकाः बालिकाः। यहाँ पे ये देखिए पत्राणी कैसे बना, तत्ते तानी बनाया था नपुंसक लिंग में, और अगर फल शब्द रूप चलाया था फल्लम फल्ले फलानी पत्राणी। अब ये संख्या बहुवचन में होगी तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वाक्य यहाँ पर देख रहे हो, ये आपको कर्ता है ना, कर्ता क्रिया को प्रभावित करती है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का निर्णय लिया जाता है। अगर एक वचन था, देखिए आप यहाँ पे पतती प्रयोग किया, दो होगी संख्या तो आपने पततः किया, और यहाँ देखिए पतंती, संख्या दो से अधिक होगी तो बहुवचन का प्रयोग किया। बड़े ध्यान से इस चीज को आपने देखना है। और एक नियम आप देखिए, यहाँ पत्रम पतती, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जहां आप देख सकते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये पत्रम पतती, यूं तो देखिए अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर नहीं मिलने वाले, नंबर मिल जाएंगे, परंतु फिर भी अगर आप संस्कृत की व्याकरण को जान ही रहे हैं, थोड़ा सा शुद्ध रूप और भी जान लीजिए कि जब भी म के पश्चात व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पे अनुस्वार कर दिया जाता है। तो यानी इसका शुद्ध रूप क्या है, इस तरीके से बनेगा, पत्रम पतती। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो हाँ ना आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ठीक है। और जहां आपका डाउट है, जहां मुश्किल आ रही है, वह भी पूछ सकते हैं आप। तो इस प्रकार आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। संख्या ध्यान रखेंगे, कौन से पुरुष का वाक्य है, कौन से लकार का वाक्य है, ठीक है। कुछ शब्द रूप आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने जरूरी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने लकार कुछ उदाहरण तो जान लिए। अब लकारों की पहचान, यानी आपने देख लिया 5 मुख्यतः लकारों का प्रयोग किया जाता है, उनका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। किसी वाक्य को देखकर आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे लट लकार का वाक्य है, लरिट है, लंग है, विधिलिंग है या लोट है। तो कुछ पहचान है, 100% आप वाक्य को देखकर बता सकते हैं कि इसमें इस लकार का प्रयोग है और उसके अनुसार ही आप उसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका पास्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो पास्ट को आप कहते हो भूतकाल, ठीक, और उसके लिए आप लंग लकार का प्रयोग करते हैं। वैसे हम इसके विकल्प में और भी कहीं आपको चीजें सिखाएंगे कि जहां पे लंग लकार के अलावा आप और कैसे याद कर सकते हो। तो फिलहाल अभी आप याद कीजिए, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, भूतकाल को बताने वाला कौन सा लकार है, लंग लकार है। और उसके बाद वर्तमान, जिसमें हम वर्तमान प्रेजेंट में जीते हैं, तो नेचुरली से वर्तमान काल, और इसमें लट लकार बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारे वाक्य आपके अधिकतर आ जाते हैं। और छोटी क्लासेस 5th क्लासेस से जब हम बेस सिखाते हैं तभी हम लट लकार सिखा देते हैं और प्रयोग भी करना सिखाते हैं, ठीक है। तो यानी वर्तमान, तो आपको पहचान मिल गई। तो यहाँ पर इसकी पहचान की है, ता ते ती, पढ़ता है, लिखता है, आता है, जाता है, खाता है, पढ़ रहा है, और रहा रहे से पढ़ रहा है, लिख रहा है, आ रहा है, जा रहा है।
तो इससे भी हम वाक्य की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट का वाक्य। आप देख लीजिए, आप खुद बोलकर देखिए, इनको आपको खुद चेक भी करते रहना है कि किसी वाक्य को सुनने के बाद, देखने के बाद क्या आपको पता चल रहा है कि कौन से लकार का है, कौन से समय को बता रहा है। अगला हमारा लरिट लकार है जो भविष्य की सूचना देता है। ठीक है, तो यानी 3 समय हो गए, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इसको आप याद रखोगे, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका लट लकार के लिए कौन सा है, वर्तमान के लिए लट लकार है, और लरिट आपका कहां पर है, भविष्य काल की सूचना देता है। फ्यूचर के लिए आप इंग्लिश में क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, विल, शैल, जिसका मीनिंग क्या होता है, गा, गे, गी है। तो अब कौन से लकार बचे आपके, लॉट और विधिलिंग बचे हैं। तो देखिए लॉट लकार का क्या है, ये ऑर्डर के लिए, जैसे पढ़ो, लिखो, आओ, जाओ, खाओ, बैठो। और सबसे बड़ी विशेषता ये है जहां पर जब ऑर्डर दिया जाता है, उपदेश, सलाह, परमिशन लेना, जैसे अम्मी आई कम इन कहते हो, तो यहाँ पर क्या है, परमिशन ले रहे हो, तो यहाँ पे भी लॉट लकार का प्रयोग है। और इसकी विशेषता ये है कि ऑर्डर जो है आप किसको देते हो, छोटों को देते हो। ठीक है, और छोटों को हम क्या बुलाते हैं, तू करके बुलाते हैं, तू, तुम। ठीक है, इस प्रकार कहते हैं। तो यानी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी ऑर्डर देने की बात आए तो आपको मध्यम पुरुष में वाक्य का निर्माण करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ समझ आ रहा है, बताइए स्टूडेंट्स, साथ साथ नोट्स बना रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल बढ़िया, बनाते रहिए, क्योंकि ये नोट्स आपके एंड तक काम आएंगे। वाक्यानुवाद आपका बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, और छोटी क्लासेस 5th 6th 7th 8th, और आगे आप एमए करेंगे, मास्टरी करेंगे, तब भी आपको जब संस्कृत में अटेम्प्ट करना है तो इन चीजों का भेद आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। विधिलिंग लकार है जिसका अर्थ है रिक्वेस्ट, प्रार्थना, निमंत्रण, इच्छा, संभावना इत्यादि है। और इसकी वाक्य की पहचान अधिकतर चाहिए से हो सकती है। ठीक है, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए। तो इस प्रकार हम वाक्य की पहचान कर लेते हैं कि यहाँ पे विधिलिंग लकार है। और अधिकतर आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, आप जब रिक्वेस्ट करते हो तो रिक्वेस्ट किससे करते हो, बड़ों से करते हो। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि छोटों को ऑर्डर दिया जाता है और बड़ों से रिक्वेस्ट की जाती है। क्लियर है ना? जैसे मुझे देखो स्टूडेंट से बात करनी है, कुछ काम कराना है, तो मैं क्या दूंगी, ऑर्डर दूंगी, ये काम करो, पढ़ो, लिखो, आओ, जाओ, कुछ भी। और अगर मुझे प्रिंसिपल सर के पास जाना है तो आप देख लीजिए क्या होगा, वहां पे रिक्वेस्ट वाली फॉर्म होगी। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, माता पिता से बात करनी तो वहां पे रिक्वेस्ट वाली फॉर्म होगी। ठीक है, तो वहां पे विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या क्या जाना स्टूडेंट्स, लकार जाने, लकार किसे कहते हैं, लकारों की पहचान जानी, वाक्य निर्माण किस प्रकार होता है, अनुवाद के 6 अंक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक करके आपके नोट्स प्रॉपर बने होने चाहिए। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई नेक्स्ट लेक्चर के लिए कोई सजेशन है तो यह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप प्रॉपर सीखते हैं तो कहीं आपको मुश्किल नहीं आने वाली है, 100% गारंटी है। अगर आप सही तरीके से समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बहुत अच्छा वाक्यानुवाद हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आप संस्कृत की अपडेट्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं बहुत आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी। तो चलिए फिर मिलते हैं। आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमो नमः।